गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा अष्टमी सामाजिक विज्ञान के अध्याय 10 स्वतंत्रता के बाद पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको पता होगा स्वतंत्रता के पहले हमारे साथ में कैसी घटनाएं घटी। इतने रक्त रंजित के बाद हम लोगों को यह स्वतंत्रता मिली, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी हमारे यहाँ लोगों को चैन कहाँ था। जैसे कि आज का हमारा प्रकरण है, एक नया खंडित राष्ट्र। अब खंडित राष्ट्र का मतलब तो वैसे ही आप समझ गए होंगे। खंडित का मतलब टूटा हुआ। एक राष्ट्र नया बना तो सही, पर वो भी टूटा हुआ। कैसे? बच्चों, आप सभी को पता होगा हमारे भारत में यह विभाजन भारत और पाकिस्तान को लेकर हुआ था। जब भारत में यह स्वतंत्रता मिली, इस स्वतंत्रता के बाद में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इस विभाजन के चलते हमारा राष्ट्र एक खंडित राष्ट्र कहलाया। इस तरीके से यह एक खंडित राष्ट्र बना। कितनी समस्याओं के बाद में भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ था, परंतु स्वतंत्र हुआ भी तो एक खंडित राष्ट्र के रूप में। बच्चों, आपने सुना होगा भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बहुत ही अच्छे से रहते थे, परंतु ये अंग्रेजों ने फूट डाला और राज करो की नीति अपनाई, जिसके तहत हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से भड़काया जाने लगा। इस तरीके से जिन्ना ने कहा था हमें हमारा राष्ट्र अलग चाहिए। ये बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद भी ये राष्ट्र अलग हुआ भी, परंतु जितने लोग पाकिस्तान में रहते थे हिंदू, वह भारत आने लगे। भारत में तकरीबन 80 लाख लोग उस समय पाकिस्तान से भारत आए। अब पाकिस्तान से ये लोग जब भारत आए, ये लोग दिल्ली में शरणार्थी बनकर रहे। तो सोचो, जब 80 लाख लोग भारत में आए होंगे तो भारत की कंडीशन क्या हुई होगी। आपको इतना पता होगा, अपने घर में एक मेहमान आता है तो अपना घर अस्त व्यस्त हो जाता है, होता है या नहीं? इसी तरीके से आप सोचिए, अगर 80 लाख लोग भारत में आए होंगे तो भारत की क्या कंडीशन रही होगी, दिल्ली की क्या कंडीशन हुई होगी। सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। पहला, 80 लाख शरणार्थियों को व्यवस्थित रोजगार देना, उनको आवास दिलवाना, उनको खान पान देना। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने। यह चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं थी, यह चुनौती बहुत बड़ी थी सरकार
जिसने गांधी जी की हत्या कर दी गोली से। आपको पता होगा बच्चों, नाथूराम गॉडसे हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं चाहता था। उनको हमेशा लगता था कि गांधी जी गलत राह पर चल रहे हैं, इसीलिए उसने, गांधी जी जब भाषण दे रहे थे, अचानक से नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी। बहुत ही दुख भरी बात है यह। उस समय भी सभी ओर से सन्नाटा छा गया। बच्चों, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा, भावुक भाषण सुनाया और कहा, दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी अब बुझ गई है, चारों तरफ अंधेरा हो गया है। हमारे प्रिय नेता, राष्ट्रपिता अब हमारे बीच में नहीं रहे। 1947 में भारत की आबादी कोई छोटी नहीं थी। 34.5 करोड़ 34.5 करोड़ भारत की आबादी थी। इन सभी को एक साथ रखना कोई छोटी बात नहीं थी। सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या का समाधान बहुत बड़ा मुश्किल लग रहा था। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे लोग, कर पाएंगे या फिर नहीं। सरकार के सामने दो समस्याएं हैं। एक तो 80 लाख लोगों की जो शरणार्थी थे, दूसरी थी जो कि रियासतों की एकता की समस्या के साथ ही विकास की एक बहुत बड़ी समस्या थी। इनको एकता तो करवानी थी, साथ में विकास भी करवाना था देश का। विकास कैसे होगा? जब लोगों को रोजगार दिया जाएगा तभी हमारा विकास हो पाएगा। और विकास भी करना था क्योंकि आपको पता होगा, जब हमारा शरीर पूरी तरीके से बीमार होता है और वह स्वस्थ होने की तरफ होता है तो हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता होती है, बहुत सारे फलों की, बहुत सारे विटामिन्स की, बहुत सारी चीज़ों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे देश को आवश्यकता थी। आपको खुद सोचो कि हमारा देश कितने सालों से अभी आज़ाद हुआ था, एक टूटा हुआ देश जो कि खंडित राष्ट्र हुआ था, एक ऐसा राष्ट्र जिसका कोई अता पता नहीं था, न राज्य का, न गांव का, न जिले का, कुछ भी पता नहीं था। इस राज्य को एक नया रूप देना बहुत बड़ी बात थी। बच्चों, ऐसे राष्ट्र को एक बनाना मतलब बहुत बड़ा एक उनके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। एकता विकास की प्रक्रियाओं के साथ साथ चलना। अगर भारत के विभिन्न तत्वों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वह हिंसक और बहुत खतरनाक भी हो सकते थे, क्योंकि आपस में मतभेद हो रहे थे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। कोई भी देश या कोई भी राज्य यह बोल रहा था हम स्वतंत्र हो जाएंगे, उन सभी को अपने में समेटना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य, कोई भी रियासत अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावा देने का सोच रहा था। इस तरीके से उनको साथ में मिलाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। यह सब हो पाया संविधान के बाद। अब अपन दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, एक नए संविधान की रचना। इसी बीच में हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। हमारा संविधान सन 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 व्यक्तियों के साथ में बना। दिसंबर 1946 से 1949 तक संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान का निर्माण इसके बीच में हुआ तो सही, इसका प्रमुख संविधान का प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, परंतु इनके साथ में संविधान सभा में कुल 300 सदस्य जुड़े हुए थे। 300 सदस्य। प्रश्न आ सकता है बच्चों, नोट कर लेना। संविधान सभा में कितने व्यक्ति जुड़े हुए थे?
संविधान सभा में कुल 300 व्यक्ति जुड़े हुए थे। इसी तरीके से संविधान बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा कहलाया। हमारे यहाँ पर 300 भारतीयों ने देश की राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया। हमारा संविधान लिखकर बनकर तैयार हुआ। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। उस दिन से सभी नीति नियम कायदे हमारे भारतीय लोगों के ऊपर लागू किए गए। अब देखिए, संविधान तो लागू कर दिया, परंतु आपको पता है कि यह हमारा भारत का सबसे बड़ा संविधान, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। हम लोगों ने लोकतंत्र में ये भी चीज पढ़ी थी। यह लोकतंत्र का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यहाँ तक कि आपको पता है सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या रही? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का है उस व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। परंतु बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा भारत जो एक विश्व का पहला ऐसा देश है जिसमें एक साथ पूरे देश के लोगों को यह अधिकार मिला। कौन सा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सभी लोगों को, कोई बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को यह अधिकार दिया गया। इस अधिकार के लिए कितने ही देशों ने बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी। जिस अधिकार को हमारे देश में सभी लोगों को एक साथ ही दिया गया, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हमारे अमेरिका में सभी को एक साथ नहीं दिया गया। उसमें सबसे पहले पुरुषों को दिया गया, जो अमीर लोग हैं उनको। उसके बाद में पुलिंग वर्ग को दिया गया, उसके बाद में महिलाओं को दिया गया। परंतु अपना एक ऐसा देश है जहां सभी को एक साथ दिया गया। सबसे बड़ी बात बच्चों, इसको नोट कर लेना, हमारा भारत जो है सभी के भविष्य के बारे में अच्छे से सोचने लगा कि सभी को समानता का दर्जा दिया जाए। हमारे भारत में 6 मौलिक अधिकार थे, उसमें समानता का दर्जा इसी के तहत दिया गया। सभी लोगों को समान माना जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यह हमारे भारत में संविधान में बताया गया, भले वो कोई भी व्यक्ति हो। इसी तरीके से और भी संविधान में बहुत कुछ अधिकार दिए गए। संविधान की दूसरी विशेषता, तमाम जाति और धर्मों या किसी भी तरह के प्रश्न से संबंध रखने वाली सभी नागरिकों को कानून की नजर में सभी को समान बनाया जाए, समान रखा जाए। बच्चों, आपने आगे पढ़ा है जिसमें आपको पता है इतिहास में किस तरीके से इन लोगों को कानून की नजर में नीचे रखा गया था। जैसे कि रॉलेट एक्ट कानून पारित किया, अंग्रेजों द्वारा कानून कितने ही पारित किए गए जिसमें भारतीयों को हमेशा सजा दी गई, जबकि अंग्रेजों को कोई भी जुर्म करने पर सजा नहीं दी गई। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको यह अधिकार, बहुत ही बड़ा अधिकार मिला। भले छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। छोटा व्यक्ति जुर्म करे या बड़ा व्यक्ति जुर्म करे, कानून की नजर में जो सजा उसको मिलनी है मिलेगी। ऐसा हमारे संविधान में लिखित रूप से लिखा गया। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख ईसाई की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ रहते थे। नए संविधान में ही सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो हिंदुओं के लिए थे। सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए।
गई। आदिवासी, दलित लोग, उनको भी आरक्षण दिया गया। जो वनों में झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उनको भी आरक्षण दिया गया। सरकार ने इन सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस तरीके से संविधान की सभा में केंद्र और राज्य का भी शक्तियों का बंटवारा किया गया। कैसे, इसके ऊपर भी बहस चली संविधान सभा में। संविधान सभा में जो बहस चली, इसमें क्या हुआ? कुछ ने कहा केंद्र को अलग रखा जाए, कुछ ने कहा राज्यों को अलग रखा जाए, कुछ ने कहा सारे अधिकार केंद्र को दिए जाए। केंद्र अपने आप ही पूरे राज्य को संभाल सकता है। इसी तरीके से सरकार ये भी नहीं चाहती थी कोई उग्र बन जाए, कोई अपना राष्ट्र अलग करे, कोई राज्य अलग हो जाए, ये भी नहीं चाहती थी सरकार। ऐसी कंडीशन में सरकार ने क्या किया? हमारी सत्ता का 3 भागों में विभाजन किया। केंद्र, राज्य, समवर्ती। कुछ अधिकार केंद्र को दिए गए, कुछ अधिकार राज्य को दिए गए, कुछ अधिकार समवर्ती सूची को दिए गए। इस तरीके से ये भी कहा गया, ना तो केंद्र राज्य के अंदर हस्तक्षेप कर सकती है, ना ही राज्य केंद्र के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। वो अपने अपने स्तर पर अपना अपना कार्य स्वयं करेंगे। सत्ता का बंटवारा किया गया, साथ में ही उनके कार्यों का विभाजन भी किया गया। आगे भाषा की बात भी आई। आपको पता ही है हमारे भारत में ये वाला जो भाग है, आप सभी जानते हैं भारत के मानचित्र को। ये वाला जो भाग है इसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। 3 ओर से समुद्री से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय भाग। आपको पता है कि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी भाषा बोलते थे। अब ये जो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा को रखा जाए। सभी राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। राज्यों को भाषा के आधार पर ही बांटा गया। तमिल शब्द को अलग रखा गया, मराठी शब्द को अलग रखा गया, हिंदी शब्द को अलग रखा गया, इंग्लिश को अलग रखा गया, मारवाड़ी शब्द को अलग रखा गया, मद्रासी को अलग रखा गया, तमिल को अलग रखा गया। सभी को भाषा के आधार पर बंटवारा किया गया, क्योंकि जब हमारी राष्ट्रभाषा की बात आई तो हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाने पर आंध्र प्रदेश बहुत ज्यादा उग्र हो गया। आंध्र प्रदेश बहुत ज्यादा उग्र हो गया। इन्होंने अपना राष्ट्र अलग करने का सोच लिया। अगर आप हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो हम हमारा राष्ट्र अलग करते हैं। कैसे? इन्होंने बोला हमारे यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को मान्यता दी जाए। इसीलिए बच्चों, आपको पता है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। बच्चों, अगर राष्ट्रभाषा आता भी है तो वो गलत है। सरकार ने प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया, वही द्वितीय भाषा के रूप में किसको दर्जा दिया? सेकंड भाषा किसको बनाई गई? बच्चों, आप ही बताओ। अंग्रेजी को। दूसरी भाषा अंग्रेजी बनाई गई। इसी प्रकार से जो बड़े कार्य थे, राज कार्य, वो अंग्रेजी में किए जाने लगे, और जो छोटे कार्य या बाकी जगहों पर यूज की जाने वाली भाषा हमारी हिंदी रखी गई। इस तरीके से राज्य
देखो संविधान बनाने के बाद में अध्यक्ष बनाया गया वो तो राजेंद्र प्रसाद थे, परंतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, प्रारूप नाम आते ही आप भीमराव अंबेडकर को लिखोगे, बी.आर. अम्बेडकर, तो हमारे जो मुख्य रूप से योगदान देने वाले कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, जिनके नेतृत्व में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे संविधान को मिला, सबसे पहली विशेषता। इससे अपने आप ही फासला मिट जाएगा। इसी तरीके से भारत का